नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज 1 जनवरी है 2021। पहला दिन है, पहली तारीख है नए वर्ष की। बहुत सारे लोगों ने कल नया वर्ष मनाने की कोशिश करी, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई, रोक के रखा। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि बदलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर बदल जाता है, तारीख बदल जाता है, दिन बदल जाता है और वर्ष बदल जाता है, लेकिन क्या हम बदलते हैं हर साल? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सभी लोग 31 दिसंबर का इंतजार करते हैं बेसब्री के साथ में। क्यों? क्योंकि उन्हें पार्टी मनानी होती है और कुछ लोग रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं, और जो रेजोल्यूशंस ये 31 जनवरी आते आते मैं समझता हूं कि 80% से ज्यादा लोगों के ढेर हो जाते हैं। कोरोना चल ही रहा था, उसकी वैक्सीन आने को तैयार है और कल शायद ड्राई रन के लिए मार्केट में उतारी जा रही है। लेकिन एक साथ के साथ एक म्यूटेंट स्ट्रेन नामक का जो वायरस है वो भी आ गया है और कहा जा रहा है 70% तेजी के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रिटेन से आया हुआ है और उसके लिए फ्लाइट्स वगैरह भी बंद कर दी गई है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करने के लिए डॉक्टर अंशुमान कुमार के साथ में उनसे समझेंगे कि ये किस तरह का वायरस है, किस तरह से फैल रहा है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या वाकई जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये कोरोना से ज्यादा घातक है क्या, या इसकी वैक्सीन कोरोना वाली ही काम करेगी या कोई दूसरी वैक्सीन इसके लिए आएगी। तो हम डॉक्टर अंशुमान से सीधे मिलते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जी। डॉक्टर अंशुमान, जो ये वायरस की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले ये मैं समझना चाहता हूं आपसे, वैक्सीन के ऊपर एक विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो ये जो कल जो वैक्सीन ड्राई रन के लिए उतारी जा रही है, ड्राई रन से क्या इसका मतलब होता है? थोड़ा सा मैं समझता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। बिल्कुल, सारे दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। ड्राई रन एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। जो वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उसको कई फेजेस से ट्रायल में गुजारा जाता है, जिसको आमतौर पे कॉमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसके डिटेल में बहुत साधारण भाषा में समझाता हूँ कि बेसिक क्या है, वैक्सीन क्या है और क्यों इस तरह के ट्रायल और ड्राई रन किए जाते हैं। इसके किसी भी संक्रामक बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन एक ऐसी दवा समझ सकते हैं जो आपको संक्रमण न होने दे, मतलब इन्फेक्शन, एक्चुअल इन्फेक्शन ना होने दे, बीमारी ना होने दे, लेकिन शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता वैसी ही बना दे जैसे इन्फेक्शन के बाद बनती हो। तो करना क्या होता है, वायरस के ही कुछ अंश को, कुछ पार्टिकल को, कुछ रिप्रेजेंटेशन को लेके और बहुत एक जेनेटिक प्रोसेस से उसको तैयार किया जाता है और उसको कुछ फेजेस से, फेज 1 में एनिमल लेबोरेटरी ट्रायल, फेज 2 में इस तरह से वॉलंटियर ट्रायल से करते करते फेज 3 में हम आते हैं। फेज 3 में तब आते हैं जब हम देख लेते हैं वैक्सीन की दो बातें तो निश्चित कर ली। पहली, क्या इसमें प्रतिरोधक क्षमता बनाने की कैपेसिटी है इस वैक्सीन में? यस, अगर है तो क्या वैक्सीन सुरक्षित है? सुरक्षा से मतलब क्या है, खास बात क्या है, वैक्सीन किसी बीमार को हम नहीं दे रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति को देने वाले हैं। तो इसको देने से कोई अन्य बीमारी तो उसको नहीं लग जाएगी, कहीं कोरोना का संक्रमण ही तो ना हो जाएगा। तो दो चीजें अगर इंश्योर हो जाती है तब हम वैक्सीन को फेज 3 ट्रायल में उतारते हैं। फेज 3 ट्रायल में उतारने के बाद मतलब ह्यूमन ट्रायल, इंसान को लगाया जाता है वैक्सीन। उसमें वॉलंटियर आते हैं, वॉलंटियर करते हैं, उनके पूरे कंसेंट फॉर्म लिखे जाते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, चेक किया जाता है, फिर एंटीबॉडी की मात्रा चेक की जाती है। जब फेज 3 ट्रायल में भी वैक्सीन क्लियर हो गई तब एक ड्राई रन की प्रक्रिया आती है। ड्राई रन की प्रक्रिया में दो चीजें समझने की है कि अब आम जनता के लिए, जनमानस की वैक्सीन जब लगाई जाएगी तो इसका क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, एसओपी, कैसे वैक्सीन ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगा, आने के पहले क्या कोई जांच करनी पड़ेगी, कैसे डिस्टेंसिंग के साथ उनको वेटिंग में बिठाया जाएगा, वैक्सीन लगने के बाद क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट होगा, और ये सारी प्रक्रिया को कर लेते हैं। करने के बाद एक ट्रायल सेट ऑफ पीपल को लेके उसको वैक्सीन दिया जाता है, इसी को कहते हैं ड्राई रन। मतलब वैक्सीन को पूरे जनमानस तक पहुंचाने से पहले जो प्रक्रिया है वो ड्राई रन की प्रक्रिया है। यानी कि जो आपने बताया कि पहले अगर मासेस में पहुंचाना है उससे पहले, तो ये कुछ इसके लिए नंबर्स भी डिसाइडेड होते हैं कि इतने नंबर्स पे करी जाएगी ये ड्राई रन? बिल्कुल, नंबर्स से भी डिसाइडेड होते हैं और रीजन भी डिसाइडेड होता है। नंबर्स तो डिसाइडेड होंगे, रीजन क्यों डिसाइड करते हैं कि हमें सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को नहीं रखना है, मेट्रो सिटी को नहीं रखना है जहां आप फ्लाइट से वैक्सीन को पहुंचा देंगे। हमें गांव गांव तक वैक्सीन को पहुंचाना है।
तो वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में फ्रीजिंग, जिसका टेम्परेचर किसी वैक्सीन का 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, किसी को फ्रोजन में रखना है, माइनस में रखना है, तो उसको कैसे हम रन करेंगे, कैसे इसको पहुंचाएंगे, तो इन सारी चीजों के लिए रीजन भी डिसाइड किया जाता है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन का मेथड अलग है, बिजली की सुविधा कितनी है, स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है, ट्रेन्ड स्टाफ कितने हैं, ये सारी चीजों को देख के निश्चित किया जाता है कितने लोगों में किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा और कितनी कैपेसिटी में कर लिया जाएगा, और कितने समय में ड्राई रन करके हम सक्सेसफुल अगर हो जाते हैं तब जाके वैक्सीन को मास में उतारेंगे। ये सारी तब चीजें जाके देखते हैं। हम मासेस में उतारते हैं। तो डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से वैक्सीन अब लगभग तैयार है और आने वाली है, तो हमें क्या लगता है कि हम अगले 6 महीने के अंदर हम इस कोरोना के ऊपर काबू पा लेंगे? देखिए, सवाल बहुत जटिल है। मेडिकल हिस्ट्री में जो आज तक सबसे जल्दी वैक्सीन आया था वो आया था मम्स का वैक्सीन, जिसको कहते थे गाल में बच्चों को जो सूजन हो जाती थी, पेरोटाइटिस, जी। सलाइवरी ग्लैंड की जो तकलीफ, उसमें 4 साल लगे थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है और वैश्विक महामारी का प्रेशर इतना था कि साइंटिस्ट ने दिन रात करके पूरे विश्व में अलग अलग कंट्री में साइंटिस्ट ने काम किया और वैक्सीन को लगभग, आप रखिए तो 1.25 साल में वैक्सीन को ड्राई रन तक उतार दिया है। तो ये मेडिकल हिस्ट्रिकली अपना एक रिकॉर्ड बना है, सबसे ये खास बात। दूसरी जी। बात देखते हैं, कभी भी कोई वैक्सीन को नहीं कहा जाता है कि 100% इफेक्टिव है, मतलब एक्टिविटी अभी तक जो क्लेम की गई 92% हाईएस्ट। तीसरी चीज बड़ी खास बात है जो कहीं भी किसी मीडिया में डिस्कशन में पॉइंट नहीं आ रहा है, क्या वैक्सीन सब में कारगर हो जाएगी? नहीं, सब में कारगर नहीं होगी। टी सेल शरीर के अंदर एक सेल हो, दो तरह के ग्रॉसली आप समझ लीजिए इम्यून सिस्टम के लिए सेल होते हैं, बी सेल, बी फॉर बॉम्बे, टी, टी फॉर तमिलनाडु, टी सेल। टी सेल जिसमें डेफिशिएंट होता है, ऐसी समस्या होती है किसी लोगों में, मतलब ये आप समझ सकते हैं शरीर की अंदर ही क्षमता है, जी। उनमें वैक्सीन देने के बाद भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी। कि किसी में एलर्जी, अगर कुछ सीवियर एलर्जी की समस्या है तो उसमें वैक्सीन हम नहीं दे सकेंगे। ये सब तो बात हो गई। उसके बावजूद अगर ये नहीं भी है फिर भी हमने वैक्सीन दिया, कुछ केसेज ऐसे रह जाते हैं जिसमें एंटीबॉडी का लेवल इतना नहीं आता है जो कोरोना से प्रतिरोधक क्षमता को बना के रखे और चेंज कर ले। ये तो बात हुई कि जिनमें सब कुछ ठीक चला तब वैक्सीन 100% में कारगर होगी कि नहीं होगी। जी। उसके बाद क्या होगा, समय जाने के बाद, जैसे आप सुन रहे हैं वायरस में म्यूटेशन होता है, वायरस म्यूटेशन होके कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जिस्टिंग वैक्सीन वायरस म्यूटेशन के बाद कारगर नहीं रहेगी, उसके बाद फिर कुछ इसमें जेनेटिक एनालिसिस करके नए संशोधन करके पॉलीक्लोनल वैक्सीन में ऐड किया जाएगा, तब जाके फिर वैक्सीन इफेक्टिव होगी। तो वैक्सीन से 100% ये समझ लें कि कोरोना खत्म हो जाएगा, नहीं। उसका कारण क्या है, मैं बार बार कहता हूं, धरती वायरस का है, मनुष्य प्रवासी की तरह आया है, अच्छे से रहो। वायरस तो यहीं है, यहीं रहेगा और यहीं था, न है न जाएगा। ना है, मतलब ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, आत्मा अमर थी, न कभी मरी है न कभी मरेगी। इंसान की जो शरीर है वही आता जाता रहता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशुमान, यानी कि अभी जो ये आई है वैक्सीन, इसके बाद एक तरह से जो ड्राई रन के बाद भी जो मासेस में जाएगा वो भी एक तरह से ट्रायल ही कहा जाए कि ट्रायल ही होगा, जो मासेस के ऊपर होगा। उसके बाद क्या जो आउटकम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि दोबारा से कुछ इसमें वैक्सीन में कुछ चेंजेस, कुछ फेरबदल करनी पड़ जाए। बिल्कुल, जब तक मास में वैक्सीन लगेगा तभी ये पता चलेगा कि वैक्सीन लगने के बाद कितने साल या कितने महीने के लिए एंटीबॉडी लेवल, मतलब प्रतिरोधक क्षमता, इस स्तर तक बनी रही कि दोबारा कोरोना का संक्रमण उस व्यक्ति को ना हो। इसका परिणाम 1 साल बाद निकलता है। जब मास को लगेगा 1 साल बाद जब हम देखेंगे तब इसका परिणाम पता चलेगा। तब निकलता है। तो डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से हम लोग पहले जो अभी ड्राई रन कर रहे हैं, ड्राई रन से पहले भी बड़े ट्रायल होते हैं, ह्यूमन ट्रायल भी हुए हैं, तो वो क्या कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं वो दे पाते हैं, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन जी नहीं मिल पाता है उससे? बिल्कुल, उसमें जो रिजल्ट हमें देखना होता है, दो बातें देखते हैं। इम्यूनोजेनेसिटी, मतलब क्या ये वैक्सीन कारगर है प्रतिरोधक क्षमता बनाने में, पहली चीज जी। देखते हैं। दूसरी चीज देखते हैं सुरक्षित है। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो फेज 3 ट्रायल हम क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप मास पॉपुलेशन को नहीं लगाएंगे तब तक, और दूसरा लंबे समय तक एंटीबॉडी का टेस्ट नहीं होगा, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? उदाहरण के लिए कॉमन फ्लू का वैक्सीन जब आया था तो लोग लगवाने लगे थे हर साल। उसके बाद पता चला कि फ्लू वैक्सीन लगवाया, 3 महीने 2 महीने के बाद वायरस म्यूटेशन कर लिया और उस व्यक्ति को फिर से फ्लू हो गया।
तो बाद में देखा गया कि कोई फायदा नहीं है फ्लू वैक्सीन लगाने से सबको, बहुत हाई रिस्क ग्रुप है उन्हीं में लगाओ, सब में मत लगाओ। तो सेम इस वैक्सीन का भी होगा, जब 1 साल ट्रायल रन हो जाएगा तब जाके पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी कारगर है। तब जाके पता चलेगा कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है। अब डॉक्टर अंशुमान जो बात करते हैं, ये जो म्यूटेंट वायरस, म्यूटेंट स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसकी क्या कहानी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना से भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और तकरीबन शायद 28-30 लोग भारत में डिटेक्ट भी हो चुके हैं, बाकी जो हो सकता है कुछ छूट भी गए हों। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना खतरा देख रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, कोरोना में शुरू से ही जब हुआ, आपके साथ भी आपके प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने चर्चा की, जी। इसमें ज्यादा प्रोपेगेंडा, पैनिक और पॉलिटिकल मैनेजमेंट, 3P किया गया। प्रोपेगेंडा, पैनिक एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट कोरोना का किया गया। हम्म। लेकिन अच्छी बात कुछ ये हुई कि इस बीच नागरिकों में एक साइंटिफिक टेम्पर तो डेवलप हुआ। लोगों ने बात करना शुरू किया, वायरस क्या होता है, डिस्टेंसिंग क्या है, क्वारंटीन, आइसोलेशन जैसे शब्द लोग जानने लगे। तो एक मैं मानता हूं साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ, और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना ही चाहिए। हमारा संविधान भी आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ। अब मैं समझाता हूं क्या है। अभी तक 1200 से ज्यादा म्यूटेशन इस वायरस में हो चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या खास बात हो गई इस वायरस में जो यूके से आया है? इसको नाम दिया गया VUI, वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन 2012, मतलब 2020 12 दिसंबर बाई 1, इसमें ये स्ट्रेन पकड़ा गया। इसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो चेंज हुआ, उसमें एक लेवल पे बेसिकली क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। जो साइंस के विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थी देख रहे हैं वो जानते हो, राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA वायरस जो होता है, उसमें कहीं जो सीक्वेंस होता है, जेनेटिक सीक्वेंस, उसमें एक जगह ऐसा बदलाव आया जिसके कारण ग्राफिक्स में आपने देखा होगा, टेलीविजन पे ग्राफिक्स दिखाया जाता है, कोरोना वायरस को जब दिखाया जाता है तो उसके ऊपर कांटे कांटे से निकले होते हैं, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं स्पाइक्स। उसी स्पाइक के रास्ते वायरस फेफड़े में ACE2 रिसेप्टर, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर पे जाके अटैच होता था। आम इंसान में 100 में से 3% ये रिसेप्टर पाया जाता है। मतलब 100 सेल अगर फेफड़ों को ले तो उसमें 3 सेल होगा जहां पे ACE2 रिसेप्टर होगा। तो नॉर्मल वायरस को अटैच होने के लिए 3 जगह मिलती थी। बहुत साधारण भाषा में बता रहा हूं, इतना साधारण है नहीं। जी। डायबिटीज मरीजों में, एल्डरली में, कैंसर के मरीजों में ये रिसेप्टर ओवर एक्सप्रेशन रहता था, तो ज्यादा अटैच होता था। अभी क्या हुआ कि इस वायरस में इस म्यूटेशन के कारण स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन हो गया है। तो मतलब अगर एक वायरस के सतह पे, उदाहरण के तौर पे 10 स्पाइक्स होते थे, इसमें स्पाइक्स ज्यादा हैं। तो अगर इंसान नॉर्मल भी है, इसी कारण ये म्यूटेशन जो हुआ है ये बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। तो आसानी से कम ACE2 रिसेप्टर होने के बावजूद आपके फेफड़े में एंटर करके और आपको इन्फेक्ट कर दे रहा है। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, इस म्यूटेशन से, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज को एक लाइन में समझिए, संक्रामक क्षमता इस वायरस की बढ़ गई। जैसे पहले के कोरोना वायरस से एक व्यक्ति से अगर बहुत हाई वायरल लोड होता था तो 7 व्यक्ति इन्फेक्शन में पकड़ में आता था। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति से ज्यादा, क्योंकि 70% ज्यादा इन्फेक्टिव है, ये संक्रामक क्षमता इसकी बढ़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मारक क्षमता इसकी नहीं बढ़ी। अभी तक इस वायरस स्ट्रेन से डायरेक्टली किसी की मौत नहीं हुई है, मतलब खतरनाक नहीं हुआ है। ये अच्छी बात है, क्योंकि वायरस का म्यूटेशन होना ही एक्चुअल है। मतलब चेंज, म्यूटेशन इन वायरस इज कांस्टेंट फिनोमिना, होता रहेगा। और एक बीच में म्यूटेशन, बड़ा खराब म्यूटेशन आया था, D614G म्यूटेशन। इंडियन हैदराबाद से एक बिजनेसमैन मलेशिया पहुंचा था, उसमें देखा गया था म्यूटेशन। वो बहुत घातक था, लेकिन बहुत कम समय में म्यूटेशन को क्वारंटीन करके उसको रोक दिया गया और म्यूटेशन फैल नहीं पाया। तो इसलिए इसके लिए पैनिक ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अब कोरोना के बारे में कोई चर्चा का कोई विषय नहीं था। एक तो ये पहलू था म्यूटेशन के बारे में जो मैंने बात बताई। दूसरी बात, मेडिकल साइंस में एक मार्केटिंग गेमिक होता है। कुछ कंपनी वैक्सीन जो लेके आ रही है वो प्रचार ही कर रही है कि हमारा स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड वैक्सीन है, मतलब मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन है। अब इस तरह के वायरस को करके मार्केट में जब पैनिक नहीं करेंगे तो आप महंगा वैक्सीन क्यों खरीद के लगवाएंगे, जबकि सभी वैक्सीन मोर और लेस इक्वली इफेक्टिव है।
तो एक तरह का इसको नकारा नहीं जा सकता है, कहीं न कहीं बिजनेस गिमिक भी तो नहीं चल रहा है किसी कंपनी का इसमें, इसको भी नकारा नहीं जा सकता पूरी तरह से। तो इस नटसेल क्या संदेश हुआ कि पहली बात, म्यूटेशन वायरस का नेचर है, होगा, उसी में से एक ये भी म्यूटेशन है। दूसरा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, संक्रामक क्षमता ज्यादा है, मारक क्षमता नहीं है, इसलिए आराम से रहें, वही प्रिकॉशन लें जो पहले लेते। जी, यानी कि संक्रामक तो है लेकिन मारक क्षमता इसकी कम है। डॉक्टर अंशुमान, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सेम सिम्टम्स हैं जो कोरोना के हैं या इसके सिम्टम्स कुछ डिफरेंट हैं? बिल्कुल सेम सिम्टम्स हैं, सेम सिम्टम्स जो कोरोना के थे वही लक्षण हैं, और बचाव के भी वही 3 तरीके हैं, हैंड वॉशिंग, मास्क एंड डिस्टेंसिंग, कोई बदलाव नहीं आया है। जी, तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए किसी को सेम सिम्टम्स हैं तो वो कैसे डिस्टिंग्विश करे, कैसे अंतर करे कि उसको कोरोना हुआ है या दूसरा वाला म्यूटेंट? नहीं, ये भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन ही है, हम्म, ये भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, इसका डिटेक्शन भी उसी जांच से हो रहा है, आरटीपीसीआर से, ओके, लक्षण भी वही हैं, बचने के भी वही तरीके हैं, लेकिन इसको क्यों डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, जेनोमिक सीक्वेंस चेक किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड किंगडम से जो फ्लाइट आई, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इतना ही पता चलेगा आपको। अब आपको चेक करना है कि क्या वही स्ट्रेन है जो यूके वाला था, तो हैदराबाद में हमारी लेबोरेटरी है, वहां पे भेजा जाता है वायरस को, उसमें जेनेटिक सीक्वेंस चेक करते हैं, अगर जेनेटिक सीक्वेंस सेम है जो कोरोना का यूनाइटेड किंगडम हुआ, तो हम कहते हैं VUI 2020-12/1 वाला ही वायरस है ये, लेकिन है ये कोरोना वायरस ही, सेम वायरस है, उसी वायरस में से। मतलब इसको म्यूटेशन को मैं साधारण भाषा में अगर बताऊं, तो जैसे आपने देखा होगा, जिसमें आप भी हैं मैं भी हूं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी दाढ़ी काट लेते हैं, कभी बाल लंबे कर लेते हैं, कभी कपड़े का हुलिया बदल लेते हैं। तो बेसिकली ये वायरस अपना हुलिया बदला है, वायरस वही है, वायरस नहीं बदला है। वायरस वही है, यानी कि ये भी बड़ा फैशनेबल वायरस है और अपना हुलिया बदल के आया है। जी, जी जी। डॉक्टर इनका कह रही हैं, विल द वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओल्ड कोविड-19 और द न्यू VUI 2021-2/01, यानी कि नए वायरस के नाम? जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये काफी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है भी, जब से ये स्ट्रेन की बात चली है, वही वैक्सीन इसमें प्रोटेक्शन कर रही है, जो पुराना कोरोना वायरस था उसमें भी, इसमें भी, क्योंकि वैक्सीन अब जो बनाया जा रहा है वायरस की अलग अलग संरचना उठा के, जिसमें स्पाइक प्रोटीन भी होता है और भी सारे तत्व होते हैं, इसलिए वैक्सीन वही कारगर रहेगी। वही कारगर रहेगी। एक नया क्वेश्चन इन्हीं का है, कैन द न्यू स्ट्रेन बी ट्रांसमिटेड थ्रू यूरिन और डिफिकेशन? देखिए, अभी तक इसका कोई ये नहीं है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, सेम वायरस भी एयरबॉर्न ही ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है, इसकी भी कोई हमारे पास वो नहीं है। और सेवरल जी जी एनिमल्स दैट हैव बीन इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमन SARS-CoV-2 हैव टेस्टेड पॉजिटिव, प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दिस। जी, बिल्कुल, कुछ पेट एनिमल्स में देखा गया। देखिए, बेसिक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का क्या होता है कि इसको डीएनए चाहिए, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड चाहिए। ह्यूमन सेल सबसे ज्यादा ससेप्टेबल था, लेकिन जो पेट हमारे पास रहते हैं उनके फेफड़े भी हमारी तरह होते हैं और उनमें भी इन्फेक्शन देखा गया, लेकिन पेट में सिम्टम्स इतने नहीं आते हैं जितने ह्यूमंस में आते हैं, लेकिन पेट में भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। कुछ लोगों ने जब उनके घर में कोरोना केसेज हुए तो अपने पेट की जांच कराई, उसमें देखा गया, लेकिन पेट में ऐसी कोई अफरा तफरी हुई नहीं, जितना कि वेटनरी हॉस्पिटल है कि वो पेट के इन्फेक्शन से भर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, ऐसा कुछ नहीं था। अब जो बात आ रही है, जिस तरह से वैक्सीन नई आ चुकी है, आने वाली मतलब जो कल से ड्राई रन शुरू हो जाएगा, उसके बाद आई थिंक कुछ ही दिनों में, महीने भर के अंदर ही लगता है कि लोगों को उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी आशंका में एक प्रश्न मेरा एक बड़ा है, क्योंकि लोगों में अब डर देख रहे हैं, अगर आप सड़कों पे निकलते हैं तो डर दिखाई नहीं देता है वायरस का। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, जब भी बिहार में इलेक्शन हुए थे तब भी आपने रैली देखी, वहां पे मतलब लाखों लोग एक साथ भीड़ उमड़ रही है, वहां से भी कोरोना के कुछ उस ढंग से जो हम सोच रहे थे कि शायद रैली से इतने लोग भीड़ इकट्ठी हो रही तो लोग संक्रमित होंगे और नए केसेस निकलेंगे। प्लस जिस तरह से भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो चारों तरफ बॉर्डर्स में किसान बैठे हुए हैं और हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, और किसी भी तरह की ना तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क यूज कर रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
आपको याद होगा हम लोगों ने अप्रैल में बात की थी, चर्चा की थी, विमर्श भी हुआ था इस पे, जब मैंने बात उठाई थी हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड जी। इम्यूनिटी का मतलब है कि जब आपका 70-75% आपकी आबादी से ज्यादा लोग इन्फेक्शन पकड़ लें तो इनमें एंटीबॉडी आ जाएगी और नए केसेस होना कम हो जाएंगे। तो एक स्वीडन ने मॉडल लिया था कि बाय चॉइस हर्ड इम्यूनिटी पे गया था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे, एल्डरली को सिर्फ सेपरेट करो, यंगस्टर्स को काम करने दो और सब लोग इन्फेक्ट हों, लेकिन हताहत हुए क्योंकि कोरोना वायरस का स्ट्रेन उस समय काफी एक्टिव था और किलिंग पावर काफी अच्छी थी। इंडिया में अगर कंपेयर करना है, कई लोग इस पे बेवजह अनसाइंटिफिक बात कहते हैं कि अमेरिका में इतने लोग मर गए, यूरोप में इतने लोग मर गए, उनका स्ट्रेन अलग था। इंडिया में अगर कंपेयर इसको करना है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से करना होगा आपको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, इन सब से करना होगा कि वहां पे कितनी डेथ हुई है, कितने केसेस हुए। हमारी तरफ जब वायरस आया तो इसका म्यूटेशन चेंज होते होते इसकी मारक क्षमता कम होने लगी थी। तो ये जो बात हो रही थी कि अब क्या हो रहा है ऐसा जो कि इतने लोग रैली में जा रहे हैं, किसान आंदोलन में जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में भी सीरो सर्वे हुआ, पुणे में भी सीरो सर्वे हुआ और ऐसे ऐसे कई सिटी में 85% लोग उसमें पाए गए जिनका रैंडम टेस्ट किया गया, उनको न कभी कोरोना के लक्षण हुए थे, न कोरोना के सो कॉल्ड कांटेक्ट में आए थे। उनको नहीं पता है कि कोई कोरोना के मरीज के मैं संपर्क में आया हूं, लेकिन उनके बॉडी में ब्लड सैंपल में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली। इसी को कहते हैं सीरो सर्वे। तो मतलब इनको इन्फेक्शन हुआ, एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए एंटीबॉडी बन गई और ये निकल गए। तो अब भारत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका है। जितने समय से हमारे पास केसेस चल रहे हैं, जितनी तेजी से कोरोना ट्रांसमिट होता है, आप सोच ही सकते हैं कि नवंबर के महीने में वुहान सिटी से चला और 1 साल भी नहीं हुआ, अब वर्ल्ड का एक भी कंट्री ऐसा नहीं रहा जहां के नहीं पहुंचा है। तो सोच ली कि इसकी स्पीड ट्रांसमिशन की कितनी रही। तो प्रोबेबली यही रीजन है कि हम लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, ऐसे भी इंडिया का आंकड़ा था 80 से 82% एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए काफी लोग इससे निकल चुके हैं और आगे भी निकलते जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, यानी कि कुल मिला के बात ये निकल के आई डॉक्टर अंशुमान आपके साथ बातचीत में कि हमें बहुत ज्यादा जो नया वायरस है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बचाव करना है क्योंकि बचाव में ही समझदारी है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अंशुमान, कुछ आप और बताना चाहेंगे? क्योंकि मेरे तो प्रश्न खत्म हो गए हैं इसके ऊपर जो भी थे, और कुछ ऐसा हो जो मैं ना पूछ पाया हूं और आप बताना चाहते हो कि लगता है कि ये अगर दर्शकों को बताया जाए तो बेहतर रहेगा। जी, अभी काफी ट्रेंडिंग एक बात चल रही है। चर्चा मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। अभी कुछ मुस्लिम के फाउंडेशन ने चिट्ठी लिखी WHO और कई संस्थानों को कि इसमें पोर्क की चर्बी, सुअर की चर्बी है और हमारे लिए हराम है, हम नहीं ले सकते हैं। फिर कंपटीशन में किसी हिंदू के सो कॉल्ड प्रतिनिधि, सो कॉल्ड में इसलिए कहता हूं कि प्रतिनिधि नहीं है, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमें बताएं कि इसमें गाय का खून तो नहीं, हमारे लिए गाय माता होती है। मैं इन लोगों से पहला सवाल भी पूछना चाहता हूं, फिर मैं दर्शकों को जागरूक करूंगा। पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं, जब कोरोना फैला था तो मंदिर मस्जिद क्यों बंद कर दिए गए थे? अगर वाकई भगवान वहां थे तो उनको खोल देते, अस्पताल को बंद कर देते। तो इसका मतलब है कि वहां पे ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो इस तरह की बीमारी को रोकने में कामयाब हो। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही एक रास्ता है, आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। पहली बात तो ये धर्मगुरु नहीं हो सकते हैं, ये आपके मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हो सकते हैं, आपके बिचौलिए हैं। ये आपकी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो इस तरह की बात जब करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। मेडिकल साइंस टोटली विज्ञान है, विज्ञान को कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। धर्म आस्था पे चलता है, मेडिकल साइंस आस्था पे नहीं चलता है। और इसी शोध और विशिष्ट ज्ञान के कारण मेडिकल साइंस में रोज नए डेवलपमेंट होते हैं और बीमारियां आती हैं, उसका हम उपचार ढूंढते हैं। कोरोना वायरस इसका ताजा उदाहरण है। इन लोगों ने गुमराह करने के लिए इस तरह की हरकत की। गुमराह दो कारण से मैं कहता हूं। एक,
जो अशिक्षित लोग, दूर दराज गांव में बैठे लोग हैं, उनके दिमाग में धर्म के नाम पे ये हराम हलाल करके इन्होंने दिमाग में भर दिया। बाद में इस समय इनको प्रोपेगेंडा मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, लोग जान गए पूरे इंडिया में कि ऐसे में कोई लोग हैं या धर्मगुरु हैं। बाद में चुपके से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं या किसी कंपनी से पैसे लेके चुप करके बैठ जाते हैं। बेचारे दूर दराज गांव में रहने वाले लोग सफर करते हैं, इस चक्कर में, आस्था के चक्कर में वो दवा नहीं, वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं। इसी तरह से याद होगा आपको, गौमूत्र करके गौमूत्र पार्टी कर दी गई थी, ये कह के कि गौमूत्र से पहले इस पे एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ हिंदू संस्था या कुछ सो कॉल्ड प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी गाय के बारे में, तो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या हिंदू पोर्क की चर्बी खाने के लिए उसको स्वतंत्रता है, उसको इजाजत है, वो खा सकता है? ये तो जो धर्म का प्रतिनिधि करते हैं वही बताएं। अदरवाइज मैं एक्सपर्ट के नाते ये बताता हूं कि बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे वैक्सीन, बहुत सारे हमारे मेडिकल की चीजें होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं से हमें कुछ प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का है। मैं बताता हूं क्या होता है, क्यों बात आई थी सुअर की चर्बी की। एक जेलेटिन एक चीज होती है जिसका इस्तेमाल आप समझ लीजिए कि च्युइंगम जैसी चीजों में किया जाता है, आप रबड़ जैसी चीज समझ सकते हैं उसको। कुछ वैक्सीन में जेलेटिन टेंडन, मतलब जैसे टेंडन मांसपेशियों के बिल्कुल आखिरी हिस्से को टेंडन कहते हैं, टेंडन से निकाला जाता है। जेलेटिन का उपयोग इसलिए वैक्सीन में किया जाता है कि वैक्सीन जम न जाए। इसको थॉइंग कहते हैं, थॉइंग की प्रोसेस से बचाने के लिए जेलेटिन का इस्तेमाल। जेलेटिन हमें कहीं कहीं निकालना पड़ेगा, सोर्स एनिमल ही होगा। एनिमल का सोर्स कभी पोर्क होता है, मतलब सुअर, कभी गाय भी हो सकती है, कभी भैंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान की जान बचाना। मेडिकल साइंस इन उलझनों में नहीं पड़ता है कि इसमें हमें इस चीज की जरूरत है तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। अगर इन उलझनों में पड़ जाए तो मेडिकल साइंस का विकास नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल साइंस किसी धर्म के नजरिए से इंसान को नहीं देखता है। मेडिकल साइंस सिंपल देखता है कि इंसान है और इंसान की जान को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। अगर इस नजरिए से सभी धर्म गुरु देखने लगे तो ये कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो आप बात कर रहे थे गोबर स्नान की और गोमूत्र पार्टी की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, उस समय भी देखा होगा आपने, कितने लोगों ने गुमराह किया। गौमूत्र की पार्टी की गई और गोबर स्नान कराया गया कि इससे कोरोना खत्म होता है। आज बताइए ये लोग कहाँ हैं? हाँ, आप बताइए कि आज ये लोग कहाँ हैं? अगर इन लोगों को पकड़ के कोरोना अस्पताल में ड्यूटी पे लगाया जाए कि तुम जाओ वहां पे और तुम खुद गोबर स्नान करो, गौमूत्र करो और लोगों का इलाज करो, तुम तो प्रोटेक्टेड हो, तब पता चलेगा। आपने भी सुना होगा कोरोना का इलाज करते कितने डॉक्टरों की जानें चली गई। ये इनको समझ में आता है? इस तरह की अनसाइंटिफिक बात करके सिंपल इनोसेंट पब्लिक ऑफ द कंट्री, देश के बिल्कुल निर्दोष नागरिकों को गुमराह न करे, मैं इतनी ही गुजारिश करता हूं। जी, कुछ डॉक्टर्स ने भी कुछ फोटोन थ्योरी दे दी थी थाली बजाने के ऊपर कि इससे जो है ना इतना शोर मचेगा और चला जाएगा। और इसी से एक और डॉक्टर अंशुमान बात निकल के आती है, क्योंकि जब फरवरी के दौरान, ये मार्च के दौरान ये कोरोना आया था, तब ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे गर्मियां आएंगी, यानी कि मई का महीना आएगा, कोरोना गर्मी में मर जाएगा। तब मैं लोगों से कहता था, हमने कहा क्यों नहीं फिर हॉस्पिटल्स के वार्ड में रूम हीटर लगवा दिए जाते हैं, वहां का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाए ताकि वो वहीं मर जाए, या पार्क में लोगों को बाहर आउटसाइड में बेड्स डलवा दिए जाए तो धूप से और उस गर्मी से मर जाए। तो अभी मरा तो नहीं, हमने सबने देखा, सर्दियां भी आ गई और अच्छी खासी आ गई। तो अभी जो ये कोरोना का जो एक्सटेंडेड वायरस आ गया है, तो क्या ये सर्दियों में ज्यादा हानिकारक रहेगा? देखिए रविंद्र भाई, जब से कोरोना शुरू हुआ है, भारत में खास करके अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं काफी हुई हैं और इसमें कुछ डॉक्टरों ने भी की है। जैसे उदाहरण के लिए, गर्मी में कोरोना खत्म हो जाएगा, गर्म पानी पीने से कोरोना मर जाएगा, शराब पीने से कोरोना मर जाएगा, क्योंकि सैनिटाइजर से अगर कोरोना से बच सकते हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, तो अल्कोहल पी लो। अवैज्ञानिक परिकल्पना की बात कर रहा हूँ। फिर चला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना का इलाज है, डॉक्सीसाइक्लिन कोरोना का इलाज है, आइवरमेक्टिन कोरोना का इलाज है। ये अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं थी। फिर थाली बजाने से, हालांकि प्रधानमंत्री ने मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कि डॉक्टरों के लिए थालियां बजाइए,
उसको कुछ महिमा मंडन करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि इससे इतनी ध्वनि ऊर्जा जनरेट होगी, साउंड एनर्जी इतनी जनरेट होगी कि क्वांटम फिजिक्स से इसको जोड़ते हुए क्या वायरस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और भारत ही नहीं पूरे विश्व से कोरोना खत्म हो जाएगा। इनको ये नहीं समझ में आता है कि स्पेन और इटली में इस तरह की चीज हुई थी। लोग अपने बालकनी में निकल के गिटार, बांसुरी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जिनको नहीं हुआ थाली बजाई, ऑलरेडी हमसे पहले कर चुके थे। हमारे प्रधानमंत्री के किसी एडवाइजर ने कहा होगा कि साहब उसको हम कॉपी करते हैं, हम भी डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाते हैं, इसलिए किया गया। लेकिन किसी डॉक्टर को अगर प्रधानमंत्री या किसी नेता के करीब आना होता है तो उसकी महिमा मंडन में लगे रहते हैं। उन्होंने इसको क्वांटम फिजिक्स से जोड़ दिया। इसमें किसी नेता ने कभी नहीं कहा क्वांटम फिजिक्स से बात कही थी, डॉक्टरों ने कहा ये इसको मैंने जोड़ा बिल्कुल डॉक्टर का ही बोला, नाम नहीं ले रहा हूं मैं। और जी 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 जी। उसके बाद फिर अवैज्ञानिक परिकल्पना क्या आई, भारत में कोरोना कुछ नहीं करेगा क्योंकि भारत एक मलेरिया प्रोन जोन है, इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम कर रही है और मलेरिया इंडिया में होता है तो कोरोना नहीं होगा। फिर आया भारत में कोरोना नहीं होगा क्योंकि बीसीजी भारत में लगा और टीबी का टीका लगा हुआ भारत में, इसलिए कोरोना नहीं होगा। ये सारे डॉक्टर आज नदारद हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनको सब लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया बताओ, अब तो हम विश्व गुरु बन गए कोरोना में। तुम तो कह रहे थे कोरोना होगा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो हम विश्व गुरु बन के बैठे हुए, जाने भी 1 लाख से ऊपर चली गई। अब हैं कहाँ ये डॉक्टर जो ऐसा बोला करते थे? तो वो इसलिए पब्लिक भी बात भी नहीं करते हैं, सांस भी नहीं लेते हैं। जी जी। डॉक्टर अंशुमान, एक मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये पिक्चर क्या कहती है, ये किसके ऊपर प्रश्न उठता है इस पिक्चर को देखने के बाद। ये आपको बताना है कि इसमें कितने लोगों के ऊपर प्रश्न आप उठा सकते हैं और इनके ऊपर इंग्लैंड में एक तरह से कार्रवाई जारी हो चुकी है इस मुद्दे पे। ये देखिए आप, कोरोना किट, कोरोना रोगियों के लिए रिसर्च बेस्ड रामबाण। और ये एक बड़ा, जो अपने आप को नंबर 1 चैनल कहता है, बड़ा जिम्मेदार चैनल कहता है, वो ये एडवर्टीजमेंट चलाता है। देखिए, ये जो भगवाधारी व्यापारी को दिखा रहे हैं, जो भी बाबा कहना हिंदुस्तान में एक आस्था का प्रतीक होता है, बाबा उन्हीं को कहा जाना चाहिए जो वाकई समाज के लिए कुछ अच्छा काम करता है। बाबा से एक बहुत इज्जत वाली बात होती है। तो पहले तो व्यापारी है, भगवाधारी, भगवा के आड़ में व्यापार करता है ये आदमी। इसने आज नहीं, हर समय से इसको, आपको याद होगा, आज से 18-20 साल से व्यापार में आया। पहले अंगूठे को रगड़ के कहता था बाल काले हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे, वहां से इसने व्यापार चालू किया था। लोगों की भावनाओं को जीता, योगासन की प्रक्रिया को चालू करते, वहां तक तो ठीक था। भारत यौगिक देश है और ये हमारे सनातन संस्कृति में। महर्षि पतंजलि का नाम भी इसने बर्बाद किया। महर्षि पतंजलि बिल्कुल दैव तुल्य महापुरुष हुए होंगे, जो उस जमाने में अष्टांग योग जो लिखे गए हैं आज भी उतनी ही कारगर है। उनके योग को डिफॉर्म करके, योगा भी ठीक नहीं कराता है। अच्छे योगाचार्य से पूछ के देखिए इसके योगा की क्वालिटी। हमारे मेडिकल साइंस में, जैसे आपने पूछा कि इस पिक्चर को देखे कितनी बातें उठाते हैं, तो मैं पॉइंट्स बताता जाता हूं, दर्शक भी नोट करते जाएं। मेडिकल साइंस में फिक्स है कि अगर किसी को कैंसर सर्जरी करनी है तो उसको MCH की डिग्री जरूरी है। MS सर्जरी करके कैंसर सर्जरी उसको नहीं करना चाहिए, ये नियम और प्रावधान है। सिमिलरली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जिसमें कोई भी चीज खाने, लगाने, अंदर डालने, बाहर डालने और किसी तरीके से ये क्लेम किया जाए उसके ऊपर कि ये आपकी स्थिति में सुधार करेगा, चाहे बीमारी ठीक कर दे या लक्षण कम कर दे, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर कवर होता है। ये भी दवा उसके अंदर कवर होनी चाहिए। जब ये कोरोनिल किट करके इसका प्रचार प्रसार हुआ, आपको मालूम नहीं होगा, करोड़ों रुपए का बिजनेस हो गया। लोग गुमराह हुए कि इसको खाने के बाद मुझे कोरोना नहीं होगा और उन्होंने अपने प्रोटेक्शन लेना बंद कर दिया। कुछ लक्षण आए भी तो उन्होंने सोचा मुझे तो हो ही नहीं सकता है, मुझे तो सिंपल एलर्जी होगी क्योंकि मैं किट खा रहा हूं। लेकिन व्यापार हुआ। अब हाँ, रामबाण है। तो अब दोषी कौन है, आपने पूछा था। दोषी नंबर 1, गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब भारत में राज करने वाले जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने के लिए, इस तरह से माल बेचने के लिए। बिल्कुल। दूसरा, एडवर्टीजमेंट, दवाइयों का एडवर्टीजमेंट बैन है। दवा जिसके नाम के आगे लग गई, एडवर्टीजमेंट बैन है।
मतलब ओवर द काउंटर नहीं ले सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। तीसरा, मीडिया भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है कि आप अपने स्पॉन्सरशिप के लिए किसी भी चीज का बिना तथ्य, खास करके जान जिससे जुड़ी हो, उसको बिना तथ्य जांच किए स्पॉन्सरशिप के लिए आप इनको प्लेटफॉर्म दे देते हैं। रिस्पॉन्सिबल। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी मैं कहता हूं नागरिक की होती है। आप क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? आप क्यों भावना में बह जाते हैं? आप देखिए, इसी कंपनी के प्रोडक्ट की बात मैं कह रहा हूं जिसने कोरोनिल किट बनाई, इसकी कंपनी की दवा, इसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स आज तक यूनाइटेड अरब इमिरेट में जो इंडियंस रहते हैं वो मंगवाना चाह रहे थे, एंट्री नहीं हुई, यूएस में एंट्री नहीं हुई, क्योंकि उनके पास लाइसेंसिंग सिस्टम है कि उस टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट के तहत अगर आपका प्रोडक्ट खरा उतरेगा तभी जाके आपकी दवा वहां पहुंचाई जा सकती है। दवाई या कोई भी खाने की सामग्री, जैसे तेल भी, दाल भी, दलहन भी, आटा भी, हींग भी, कुछ भी आप पूछ लिए, नहीं उतरा। लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। तो नागरिक को क्या जरूरी होना है? आप लेबोरेटरी टेस्ट डिमांड कीजिए, एडवर्टीजमेंट सुन के मत बोलिए, आप प्रोडक्ट उठाइए, लैब में सैंपलिंग कराइए, आप चेक कीजिए जो क्लेम किया जा रहा है कि नहीं है। तो इसलिए रेस्पॉन्सिबल सभी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, फ्रॉम गवर्नमेंट टू सिटीजन। व्यापारी तो व्यापार करेगा, वो आपके भावनाओं के साथ खेलेगा। आप अपने को बेचना चाहते हैं, आप अपने को बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। बिल्कुल, व्यापारी तो व्यापार करेगा और उसको तो मुनाफा कमाना ही है, तो वो जैसे भी हो सकता है इन किन प्रकार अपना धंधा चलाने की कोशिश करेगा। इसमें सरकार भी दोषी है, इसमें मीडिया भी दोषी है, और ये वो लोग हैं जो इस बात करते हैं कि हम इस लोकतांत्रिक देश के खंभे हैं, ये खंभे इसमें बहुत ज्यादा दोषी हैं। और आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा आपने कि इंग्लैंड में इनके खिलाफ एक तरह से जांच बिठा दी गई है और प्रोडक्ट के ऊपर किसी ने रिपोर्ट निकाली है और वहां पे उनका साइंटिफिक टेस्ट भी हो गया, और वो जो टेस्ट करने वाली जो शायद लेडी हैं, और वो भी भारतीय मूल की ही हैं। अब यहाँ पे जब आपने बात कही ना कि नागरिकों को भी जिम्मेदार होना चाहिए, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के नागरिक, हम वो उस देश के नागरिक हैं, और सिर्फ यही नहीं, मैं समझता हूँ ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बाहर भी ऐसा ही होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है कि हम कितने सालों से कुछ गोरा करने वाली क्रीम देखते आ रहे हैं, बिकती आ रही हैं, कुछ कभी बाल लंबे करने वाले, बाल ना झड़ने वाले, कभी बाल उगाने वाले शैम्पू और साबुन और तेल, इस तरह से सब चीजें आती जाती हैं और बिकती जाती हैं। और रात में भी आप देखेंगे 2017 से शायद अगस्त से जो है हमारे घर में डिश टीवी नहीं है, क्योंकि डिश टीवी में बार बार इसलिए नाम लेता था क्योंकि वही लगा हुआ था, तो उसे ही रिचार्ज करता था, तो वो 2017 से रिचार्ज नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि अब क्या क्या एक्टिविटीज चैनल्स के ऊपर चलती हैं, क्या क्या सामान वो बेचते हैं। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 12 बजे से वो जिस तरह से टेली शॉपी चलाते हैं और कौन कौन सा माल, किस किस तरह का माल बेचते हैं, और मैं समझता हूं वो व्यापार, वो इंडस्ट्री भी अरबों रुपए की इंडस्ट्री बनके खड़ी हो गई है। तो लोग कहीं ना कहीं बहकावे में आ ही जाते हैं विज्ञापन के मार्फत। बिल्कुल जी डॉक्टर अंशुमान, मैं समझता हूं आज की चर्चा बेहतर रही और इससे दर्शकों को काफी ज्ञान मिला, क्योंकि जब इस तरह की चर्चाएं एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया में होती नहीं है, की नहीं जाती हैं, पूरी डिटेल्स बताई नहीं जाती है, कहीं ना कहीं उनको डराने की, कहीं ना कहीं सनसनी फैलाने की बात करी जाती है, लेकिन एक जो मजबूत जानकारी होनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कराई जाती। 2 क्वेश्चन मेरे पास और आगे, मैं चाहता हूं कि वो भी आपसे मैं ले लूं। व्हाई द न्यू स्ट्रेन अफेक्टिंग चिल्ड्रन मोर फ्रिक्वेंटली देन अर्लियर स्ट्रेन? बच्चों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? इसी का एक्सटेंडेड भी है, एज वायरस म्यूटेशन कंटिन्यू टू हैपन, कैन वी एक्सपेक्ट अदर न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस टू इन कमिंग ईयर? एग्जैक्टली, ये पहले मैं बोल चुका कि वायरस के 1200 म्यूटेशन हो चुके हैं, आने वाले समय में और भी म्यूटेशन होंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोरोना वायरस लास्ट वायरस है मनुष्य जीवन का? नहीं, आने वाले समय में और भी वायरस से जाएंगे। और वायरस तब ज्यादा आपको क्षति करते हैं जब आप नेचर को जितना डिस्ट्रॉय करेंगे, इस तरह की वैश्विक महामारी उतनी ज्यादा आएगी। तो नेचर को डिस्ट्रॉय, नेचर से मतलब है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 जो एलिमेंट हैं आपके आसपास जिनसे हम जिंदा हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं, पानी की हालत देख रहे हैं, आज हम बॉटल वाटर पे चले गए हैं, कहीं नदी नाले का पानी ऐसा रहा नहीं है कि जो डायरेक्ट आप पी सकते हैं। सॉइल क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, जो आपके खाने पीने में एडल्ट्रेशन और इन सब चीजों को देख ही रहे हैं। जितना ये सब होगा, प्रकृति को आप डिस्ट्रॉय करेंगे, उतने नए नए वायरसेस आएंगे, नई नई बीमारियां आएंगी। एक बात तो ये हो, तो कोरोना में आगे भी म्यूटेशन होंगे डेफिनेट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा जो उन्होंने सवाल पूछा, शायद बाद में जुड़ी होंगी डॉक्टर रेणुका, जी, बच्चों मैं ऑलरेडी बता चुका
कि ACE2 रिसेप्टर से के थ्रू ये वायरस जाता है और इसमें स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन है। ये स्पाइक प्रोटीन अगर ओवर एक्सप्रेशन है तो इसको कम रिसेप्टर भी मिलेगा तो ये लंग में आराम से अंदर पहुंच सकता है। तो बच्चों में इसीलिए ज्यादा इन्फेक्शन कॉमन हो रहा है कि बच्चों में कम रिसेप्टर होने के बाद भी ये वायरस चला जा रहा है। पुराने वायरस में ये प्रॉब्लम थी कि कम रिसेप्टर होने के कारण बच्चों को उतना इन्फेक्ट नहीं कर रहा था। अंतर बस इतना ही है। अंतर इतना ही है। थैंक यू डॉक्टर अंशुमान। और मैं समझता हूँ दर्शकों की जानकारी काफ़ी सटीक रही होगी, बेहतर लगी होगी, क्योंकि जो आजकल आप देख ही रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे टीआरपी मिल सके और नॉलेज कम बांटी जाती है। और खासतौर से आप देखेंगे डॉक्टर अंशुमान, आप तो कई डिबेट पैनल्स का हिस्सा होते हैं, तो मैं देखता हूं वहां पे कि आपको फुटेज कम दी जाती है, जो एक्सपर्ट बैठा है उससे जानकारी कम ली जा रही है, और जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसके उसके उनसे ज्यादा ज्ञान लिया जा रहा है कि हाँ आप क्या कर रहे हैं और ये कैसे हानिकारक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि जिससे नॉलेज लेनी चाहिए, जिससे ज्ञान लेना चाहिए एक्सपर्ट से, उससे नहीं पूछा जा रहा है। उसको तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ठीक है, एक अपना पैनल पूरा करना है तो उसके लिए वो सिस्टम शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अंशुमान बहुत बहुत शुक्रिया। और जी दर्शकों, हम लोग कल फिर जुड़ेंगे शाम को 8 बजे और किसी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और खासतौर से हम किसान आंदोलन के ऊपर कल हम बात जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।